हेलो, मेरा नाम अर्नब ठाकुर है। वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो आज अर्नब फेस्टिवल के बारे में बताएगा। तो आज कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली फेस्टिवल। हाँ, आज दिवाली फेस्टिवल है। तो दिवाली फेस्टिवल में क्या क्या करते हैं बताओ? दिवाली फेस्टिवल में पटाखे जलाते हैं, दिया जलाते हैं। ओके दिवाली। और विंडो में क्या लगाया है? ब्लिंक पूजा करते हैं। फिर करंजी खाते हैं। करंजी खाते हैं और मिठाई भी खाते हैं। करंजी खाते हैं, मिठाई खाते हैं। और ब्लिंक नहीं बोलते हैं, ब्लिंकिंग लाइट बोलते हैं। मिठाई खाते हैं, ब्लिंकिंग लाइट लगाते हैं। हाँ, ओके। अच्छा, ये बता दो सबको, होली फेस्टिवल में क्या करते हैं? होली फेस्टिवल में कलर लगाते हैं। और गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल में क्या खाते हैं? खिचड़ी खाते हैं। और नवरात्रि फेस्टिवल में क्या खेलते हैं? डांडिया खेलते हैं। हाँ, और जय माता दी करते हैं, पूजा करते हैं। और ओणम फेस्टिवल में इडली खाते हैं। हाँ, अच्छू लाया था ना ओणम फेस्टिवल में इडली, तो तब से उसको पता चला कि ओणम फेस्टिवल में इडली खाते हैं। ओके, सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। ओके। सो हेलो गाइस, अभी आप सुन रहे थे मेरे बेटे अर्नब को, जो कि फेस्टिवल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कमेंट में भी एक क्वेरी आई थी कि हम अपने बच्चों को फेस्टिवल के बारे में कैसे समझा सकते हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को भी स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होती थी और हम लोग भी ये मन ही मन सोचते थे कि दूसरे बच्चे कितने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हमारे बच्चे को कुछ नॉलेज ही नहीं है कि फेस्टिवल क्या है। हम खुद बचपन में जब छोटे थे तो हम कितना ज़्यादा एंजॉय करते थे फेस्टिवल में। तो ये सब चीज़ें आती हैं और डेफिनेटली जो फेस्टिवल होते हैं वो सोशलाइजेशन के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब हम घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हमारा बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठ के किसी और ही दुनिया में होता है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, ना उसको नॉलेज होता है फेस्टिवल के बारे में। तो अर्नब को हमने इन सब चीज़ों के लिए कैसे रेडी किया, वही मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइस, इसका सबसे अच्छा तरीका है, 5 to 6 ईयर में भी अर्नब को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इस सबसे पहली गलती हम लोग ये करते हैं, क्योंकि हमने खुद ये गलती की है कि 5-6 ईयर का जब अर्नब था तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हमारा स्ट्रगल चल रहा था, हाइपर एक्टिव, स्कूल का प्रॉब्लम, स्पीच लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं था, तो खुद से ही मन नहीं करता था कि किसी फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करें। तो इस तरह से बहुत कम हम लोग एंजॉय करते थे और बहुत कम ये फेस्टिवल में हम लोग पार्ट लेते थे। तो जब हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारा बच्चा कहाँ से सीखेगा। तो फर्स्ट गलती आपको ये नहीं करनी है। फुल मन के साथ, इंजॉय के साथ आप हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए, ताकि बच्चा आपको देख के आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में बच्चे को सीखने का मौका मिले। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं गाइस कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उससे 1 वीक पहले यूट्यूब से वीडियो दिखा के आप लोगों को, बच्चे को थोड़ा सा अवेयर करना है कि अभी जो आने वाला फेस्टिवल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब आप 1 वीक पहले ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने शुरू करेंगे, डेली बच्चे को आप समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10-20% जो है वो बच्चा थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा कि अभी आने वाले फेस्टिवल में क्या होने वाला है। और जिस दिन वो फेस्टिवल होता है उस दिन आपको छोटी छोटी क्लिप्स बनानी है, जो भी एक्टिविटी की हैं। जैसे दिवाली फेस्टिवल में पटाखे का क्लिप, जब दिया जला रहे हैं, जब रंगोली बना रहे हैं, जब पूजा कर रहे हैं, जब हम ब्लिंकिंग लाइट लगाते हैं घर में, हर चीज़ का एक छोटा छोटा क्लिप बना के आपको वीडियो बना लेना है। और पूरा दिन भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझाना है। जब भी ये देखो पापा अभी ब्लिंकिंग लाइट लगा रहे हैं, चलो अभी हम पूजा करेंगे, चलो अभी हम पटाखे जलाएंगे। तो धीरे धीरे ये सारी जो वोकैबुलरी है, पटाखे क्या है, दिया क्या है, ब्लिंकिंग लाइट क्या है, पूजा क्या है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बच्चे को धीरे धीरे समझ में आएंगे। क्योंकि आप 1 वीक पहले से प्रेपरेशन कर रहे हो तो धीरे धीरे बच्चा इन वर्ड्स का मीनिंग भी समझेगा कि सही में ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो सिमिलरली आफ्टर फेस्टिवल भी आप उस वीडियो से बच्चे को समझाते रहेंगे, क्योंकि वो वीडियो आपकी खुद की फैमिली का है, आप खुद उनमें इन्वॉल्व हो, बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उन पर्टिकुलर वीडियो में जहाँ पे वो खुद इन्वॉल्व होते हैं।
तो फिर जब बच्चा डेली दिखेगा कि हाँ उस फेस्टिवल में पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की हैं, सेम वैसा ही मैंने किया है अर्नब के साथ, तो धीरे धीरे बच्चा जो है वो अवेयर हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। जो दिवाली का कॉन्सेप्ट है या होली का कॉन्सेप्ट है, एवरी फेस्टिवल में आपको यही करना होता है। तो अर्नब को अब मेनली जो है वो अर्नब कैसे कनेक्ट करता है फेस्टिवल्स को, एक तो उसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसको पता है कि जिस दिन फेस्टिवल होता है उस दिन पापा मम्मी बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, मिठाई लेके आते हैं। तो अभी ऐसा है कि उसको पता है कि जिस दिन हम लोग स्वीट शॉप पे जाएंगे और बहुत सारी मिठाई खरीद रहे हैं या पूजा का सामान खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स कोई ना कोई फेस्टिवल तो ज़रूर है। तो अभी खुद भी पूछ लेता है कि आज क्या है। तो सिमिलरली करवा चौथ फेस्टिवल पे जब मैं शॉपिंग कर रही थी, स्वीट्स हम लोगों ने लेके आए मार्केट में, जब हम लोग पूजा का सामान खरीद रहे थे, तब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा फेस्टिवल है जिसके बारे में मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं और पता भी नहीं चल रहा है। तो उसके जस्ट पहले नवरात्रि फेस्टिवल फिनिश हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा कि नवरात्रि फेस्टिवल फिनिश हो गया, मम्मी मेहंदी लगा रही है। तो इस तरह से ना उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि उसको पूछना है कि ये सारी प्रिपरेशन जो आज पूरा दिन हो रही है, तुम इतनी सजी धजी हो, तो कुछ तो होगा, मतलब कुछ क्या फेस्टिवल है। तो फिर मैंने उसको बताया कि ये करवा चौथ फेस्टिवल है, इसमें हम मून की पूजा करते हैं। तो मैंने उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम करवा चौथ आएगा तो धीरे धीरे उसको वो चीज़ याद हो जाएगी, वो समझ आएगा कि आज हम लोग करवा चौथ है, आज मम्मी ऐसे रेडी होती है और हम लोग मून की पूजा करते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे रिलेट करना बच्चा सीख जाता है कि जिस दिन अच्छे से शॉपिंग हो रही है, मिठाई वगैरह घर में आ रही है, सजावट हो रही है, इट मीन्स ये कोई सोशलाइजेशन वाला फेस्टिवल है कोई। तो धीरे धीरे बच्चे रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स की, वो ये होती है कि हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हमारे बच्चे को पटाखों से प्रॉब्लम है, उसके नॉइज़ से प्रॉब्लम है। हम लोग होली कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हमारे बच्चे को टैक्टाइल इशू है, टच सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, बच्चा कलर नहीं लगाने देता है, पानी का उसको टच पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो हम लोग कैसे करें। मुझे पता है ये वीडियो के बाद यही कमेंट आने वाले हैं, तो इसलिए मैं पहले ही आंसर कर रही हूँ गाइस कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सेंसरी इशू है, इसके बारे में एक ट्रू फैक्ट ये है कि ये जो सेंसरी इशू हैं ये धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं। और ये कब रिड्यूस होते हैं, जब बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली उसके मतलब आप उनको एक्सपोज करते हो उस सिचुएशन के लिए। जैसे नॉइज सेंसिटिविटी का उसको प्रॉब्लम है, तो जब पटाखे चल रहे हैं तो आपने 5 मिनट्स के लिए बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोज किया, वहाँ पे नॉइस उसके कान में जाने दिया, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स आपने उस सिचुएशन में बच्चे को डाला, ताकि बच्चे को हैबिट पड़े और बच्चा जो है वो रेडी हो और अपने उस डर को ओवरकम करना सीखे। और धीरे धीरे जब वो प्रॉपर डाइट बच्चे को मिलती रहती है तो वो जो सेंसरी इशू है वो धीरे धीरे काम डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके उल्टा अगर आप बच्चे को नॉइज़ से हमेशा बचाते फिरेंगे और हमेशा उसको नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन लगा के रखेंगे, तो वो सेंसरी इशू जो है वो ज्यों का त्यों ही बना रहेगा हमेशा के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को धीरे धीरे उस सिचुएशन के लिए रेडी करना। अब मैं समझ सकती हूँ 1 घंटे के लिए बच्चा उस नॉइज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको एक्सपोज करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन लगा देंगे, फिर थोड़ा सा ट्राई करेंगे, फिर आपने हेडफोन यूज़ कर लिया। तो उस तरह से आप लोगों को करना है। सिमिलरली होली पे भी थोड़ा सा आपने कलर लगाने दिया, फिर किया, फिर बच्चे को थोड़ा सा आप साइड में ले गए, फिर थोड़ा ट्राई किया, तो धीरे धीरे आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, आपको बचना नहीं है इन चीज़ों से। तो तब बच्चा जो है वो धीरे धीरे उस चीज़ को ओवरकम कर लेता है। और इसका जो प्रूफ है आप लोगों को देखना है तो एक सुखमनी कौर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, रिसेंटली मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मैंने देखा उस बच्चे को नॉइज सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। तो वो एक वीडियो में उसकी मम्मी सिखा रही थी कि जब भी प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो वो उसकी बच्ची कैसे से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उन्होंने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, वो जितनी बार कुकर की सीटी बजती तो अपनी बच्ची को ही वो बोलती कि जाओ तुमको डर लग रहा है तो खुद सीटी बंद करके आओ। तो मैंने देखा एक वीडियो में सुखमनी चिल्लाती हुई वहाँ पे जा रही है, कान पे ऐसे हाथ रख के और जोर से चिल्ला के उस कुकर की सीटी को बंद कर रही है, मतलब अपने डर को फेस करना सीख रही है। तो धीरे धीरे वो उस चीज़ को ओवरकम कर रही है और धीरे धीरे वो चीज़ काम डाउन हो रही है। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाँ जब भी सीटी बज रही है तो हम अपने बच्चे को दुबक के दूर ले जाएं कि अभी सीटी बजने वाली है, या गैस सीम कर दी और
कि हाँ मेरे बच्चे को ये सीटी सुनाई ना दे, तो ये सोल्यूशन नहीं है। वो धीरे धीरे जितना उस सिचुएशन में आप बच्चों को डालोगे, बच्चा उस सिचुएशन के हिसाब से ढलेगा और उसका जो सेंसरी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक ज़रूर होगा, रिड्यूस ज़रूर होगा। ये डिपेंड करता है कि वो सेंसरी इशू भी माइल्ड फॉर्म में है, मॉडरेट फॉर्म में है या सीवियर फॉर्म में है, तो उस हिसाब से उसमें टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन अगर आपने बच्चे को एक्सपोज नहीं किया उस सिचुएशन के लिए, तो धीरे धीरे वो सेंसरी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ेगी और बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम होगी। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मैम मेरा बेटा 5.4 ईयर्स का है, वो स्कूल जाता है, LKG में वो घर पर तो नीड्स बेस्ड वर्ड बोलता है, जैसे मम्मा पानी दे दो और पिक्चर दिखाकर बता देता है, यानी कि उसको आइडेंटिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बट स्कूल में नहीं बोलता। बट राइटिंग अच्छी करता है, जैसे 1 to 90 काउंटिंग वो लिख लेता है। हिंदी में सभी व्यंजन स्कूल में अच्छा राइटिंग करता है, हिंदी राइटिंग भी उसका अच्छा है। बट मैम बोल रहे थे, उसके स्कूल की टीचर एक्चुअली बोल रही है कि ये बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, एजुकेशन वाइज तो ठीक है। तो ये जो सिचुएशन इन्होंने डिस्क्राइब की गाइस, ये मोस्ट प्रोबेबली हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे की होती है। जैसे कि ये बोल रही हैं कि 5.4 ईयर्स में वो बेसिक जो नीड है उसको बोल के वो एक्सप्रेस कर देता है। अकेडमिक उसका बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि वो हिंदी के लेटर भी बोलता समझता है, अच्छे से राइटिंग कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के ही सिम्टम है। तो ये जो वाले जो बच्चे जो होते हैं ना गाइस, ये अकेडमिक में बहुत अच्छे होते हैं, लैंग्वेज भी इनका धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनका यही प्रॉब्लम है कि ये या तो एकेडमिक में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, या फिर अपने जो पर्टिकुलर टॉपिक है, या मैथ्स है या साइंस है, उसमें इतना ज़्यादा खो जाते हैं, डीपली नॉलेज एक्वायर करते हैं उस चीज़ के बारे में कि किसी और चीज़ से उनको लेना देना ही नहीं होता है। एक तरह का एडिक्शन ही होता है एकेडमिक का। या फिर आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को बुक्स से ही चिपके रहेंगे, खाना खाते टाइम आपके बच्चे फ़ोन देखेंगे और ये खाना खाते टाइम भी बुक पकड़ के खोले रहते हैं, पूरा दिन बुक्स को देखना, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, उसमें खोए रहेंगे। सोशलाइजेशन की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब तक सामने वाला इनको अप्रोच नहीं करता है, ये बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं करते हैं किसी से इंटरेक्ट करने का, फुली इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऑटिस्टिक बच्चों को जैसे आपने देखा है, अर्नब को आप देखोगे 2-3 बार आप उससे मिले तो वो पहचान जाएगा, तो थर्ड टाइम वो खुद आपको नोटिस कर लेगा और खुद आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अर्नब हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म में नहीं आता है। तो ये पर्टिकुलरली हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म की बात हो रही है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला खुद जो है वो एफर्ट करे इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, और जो कि ना हमारे हाथ में है ना किसी और के हाथ में, वो सामने वाले के हाथ में है। उसको अगर बॉन्ड बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, कनेक्ट करना है इन बच्चों के साथ, तो उसको खुद बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामने वाला ज़्यादा एफर्ट ना करे, ज़्यादा एफर्ट कर रहा है और ये बच्चे रिस्पॉन्स ना करें, करते हैं। ऐसा बच्चा भी मैंने देखा है पहले, तो वो चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करे उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। और ये टीचर के साथ मतलब टीचर ऐसा कर सकती हैं, उसको एकेडमिक में प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली उसके बिहेवियरल इश्यूज़ भी नहीं है, यहाँ पे डिस्क्राइब भी नहीं किया है, तो इतना तो टीचर कर सकती है ना इस बच्चे के लिए कि थोड़ा सा 5 मिनट्स वो एक्स्ट्रा दे और डेली उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करे। तो ये ऐसा एग्जाम्पल मैंने तब देखा था जब अर्नब छोटा था, शैडो टीचर में बन के जाती थी उसके साथ, तो उसी की क्लास में एक बच्चा था। तो मैंने देखा था कि जो टीचर उस बच्चे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती थी, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा पुट करती थी, तो उसके साथ उसका जो सोशलाइजेशन था वो थोड़ा बेटर था एज़ कंपेरिजन टू जो अदर टीचर्स थे जो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते थे, उसको फुली इग्नोर। अगर वो आगे से कुछ कमांड भी दे रही हैं तो वो फुली इग्नोर, नहीं सुनना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है सामने वाले पे। और इसका वही चीज़ है, आप ग्राउंड में बच्चों के बीच में, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हम दूसरे बच्चों को भी तो नहीं बोल सकते हैं ना, और इनको सोशलाइजेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम बोल सकते हैं हमारे हाथ में नहीं है। इनका पॉजिटिव पॉइंट ये ज़रूर है कि ये
कुछ ना कुछ जॉब ज़रूर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब इतना ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ में इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो ये इनका पॉजिटिव साइड है, अंडरस्टैंडिंग है, लैंग्वेज अच्छा है, वर्बली एक्सप्रेस कर सकते हैं, एकेडमिक अच्छा है। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि ये सोशलाइजेशन के लिए बिल्कुल भी दूसरे लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है। टाइम के साथ भी बड़े भी हो जाते हैं तो भी बहुत कम सोशलाइजेशन, वो भी जब आप कंटिन्यूसली एफर्ट पुट करते रहते हैं। जब भी कोई गेस्ट आ रहा है या कोई आ रहा है तो आप फोर्स करते हैं कि हाँ हेलो बोलो, ये बोलो, थोड़ा सा आप बैठ के बात करो, तब जाके थोड़ा बहुत करते भी हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए सोशलाइजेशन, जो ऑटिज्म के हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, बहुत मुश्किल होती है। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आप लोगों में से किसी का हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चा है तो आई एम श्योर ऐसा ही कुछ रिव्यू आप भी देंगे कि इसी तरह के ये बच्चे होते हैं। और मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी राय से कुछ उल्टा है, अगर आपकी राय, तो मैं भी जानना चाहती हूँ। अदर पेरेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, तो आप लोग भी ज़रूर शेयर करें इस चीज़ को। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, दीदी मेरे बेटे का एज 2.8 ईयर्स है, 3 ईयर से कम है। हाँ, तो अभी तक एक वर्ड नहीं बोला है, तो उसको स्पीच थेरेपी क्लास भेजना अच्छा रहेगा या प्ले स्कूल? तो इनको मैं यही कहूँगी गाइस कि उसको स्पीच थेरेपी की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। ये कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप स्पीच थेरेपी में भेजेंगे या प्ले स्कूल में भेजेंगे। आपको ये दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए। स्पीच थेरेपी में भी आप लेके जाइए और प्ले स्कूल में भी डालिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है दूसरे बच्चों को देख के उसमें सोशलाइजेशन भी आए और वो बोलना भी सीखे, बोलने में भी उसको इंटरेस्ट, मतलब उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े बोलने के लिए भी। तो दोनों ही चीज़ों से बेनिफिट होगा। आपको ये दोनों ही चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप मेन स्ट्रीम में मतलब बच्चे को नहीं डाल पा रहे हो और कोई प्ले स्कूल आपके नज़दीक है, वो आपको अवेलेबल है, वहाँ के टीचर्स आप लोगों को कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन का ज़रूरत नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को प्ले स्कूल में अलाउ करें, तो वो बेटर है। तो प्ले स्कूल में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक भी इतना ज़्यादा बच्चों का नहीं होता है, ओनली फन बेस्ड एक्टिविटी होती हैं। तो प्ले स्कूल बहुत अच्छा है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो प्ले स्कूल के लिए आप ज़रूर जाएंगे। सो नेक्स्ट कमेंट है गाइस, मेरा बेटा 3.8 ईयर्स ओल्ड है, वो बहुत बड़बड़ करता है पर वर्ड्स नहीं बोल रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं और क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बड़बड़ कर रहा है तो मतलब स्पीच तो उसका है ही। ब्लैबरिंग करते हैं बच्चे या बड़बड़ कर रहे हैं तो मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल पा रहा है। तो गाइज अगर माइल्ड टू मॉडरेट अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो 3 इयर्स के बाद यानी कि 4 इयर्स के अंडर कुछ तो मीनिंगफुल वर्ड बोलना जो है वो बच्चा वो स्टार्ट कर देता है। वो भी तब जब आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनकी वोकेबलरी के ऊपर वर्क करते हैं। तो 4 इयर्स से पहले माइल्ड टू मॉडरेट अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो कुछ ना कुछ उसको बेसिक जो पानी है, गिलास है या कुछ या फ्रूट्स नेम है, तो ये मीनिंगफुल वर्ड्स जो है वो बोलना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं बोल रहा है तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे लेवल नहीं लिखा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग लेवल भी मेंशन किया कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप टेंशन में आ जाएंगे। अगर बच्चा मॉडरेट टू सीवियर पोजीशन में है तो उनको टाइम लगता है, तो उस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे का ऑटिज़म का लेवल ज़्यादा है, तो मतलब मॉडरेट टू सीवियर है तो डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा। तो 3 इयर्स के बाद मीनिंगफुल वर्ड्स बोलने लगते हैं, ये मैं हमेशा रिपीट करती हूँ। तो मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि अगर बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट में है, अगर मॉडरेट से सीवियर लेवल में जा रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको हो सकता है वो 5 ईयर की एज में जाके वर्ड्स रिपीट करना स्टार्ट करे या क्लियरली वर्ड बोलना स्टार्ट करे। तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस दिमाग में ये बात रखिए कि अगर लेवल ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। तो उस चीज़ का उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो इसमें यही चीज़ है, आपको रेगुलरली एफर्ट करने हैं, रेगुलरली आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर वर्क करते रहना है, बच्चे को कोशिश करते रहना है। और उनको मैं यही भी बोलूँगी कि ये ओरल मोटर एक्सरसाइजेज उनको करानी चाहिए, या किसी प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट अगर ये अफोर्ड कर सकती हैं तो वहाँ भी जाना चाहिए ताकि स्पीच क्लियर हो। तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा है कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, मतलब एक भी मीनिंगफुल वर्ड वो क्लियरली नहीं बोल पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीच में तो प्रॉब्लम होगी, उसको बोलने में तो प्रॉब्लम हो रही है। तो वही चीज़ है, ओरल मोटर एक्सरसाइजेज रेगुलरली करते रहिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करते रहिए,
दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटिंग टॉलरेंस है, अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो आपको उसके सबसे पहले तो आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। सॉर्टिंग, मैचिंग, पजल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ, अगर आपने बोला कि मैंगो के ऊपर फिंगर रखो तो उसको पता होना चाहिए कि मैंगो कहाँ है। तो बोल नहीं पा रहा है तो वो फिंगर पॉइंटिंग से आप उस चीज़ को सिखाना स्टार्ट कीजिए। तो यही सब चीज़ें हैं इसमें गाइस। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो ऑटिज़म का लेवल है। जितना ज़्यादा हाई लेवल रहेगा उतना ज़्यादा बच्चे को टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सैड होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस वही चीज़ है कि थोड़ा और टाइम लगेगा। तो अपना जो बोलते हैं ना कि एक मन आपको बना के रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे अपने एफर्ट्स जो है वो रेगुलर रखने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, आपको रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं और आप डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे कि मेरा बच्चा मॉडरेट टू सीवियर लेवल में है और मुझे कुछ नहीं, मैं इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ आप मत सोचिए। आपको वही चीज़ है कि बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी होप के, मैं यही बोलूँगी कि ऑटिज़म में कभी भी कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि इतने टाइम में मेरे बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, या 6-7 महीने मैंने ये चीज़ कर ली और उसके बाद मेरे बच्चे को ये चीज़ आ जानी चाहिए थी और नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसको ये चीज़ कभी नहीं आएगी। और ना माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में है, मैंने आपको पहले ही बताया था है कि उसको पेंसिल पकड़ने में उसने 1 साल लगा दिया था। 6 महीने के बाद तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आने लगी थी कि वो कभी राइटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ें रेगुलर रखी और 1 ईयर के बाद वो सब लिखने लग गया। तो वही चीज़ है कि सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो वही चीज़ है कि अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी भर रही है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है, उसको अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना है और अपने एफर्ट्स को रेगुलर रखिए। कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी करेंगे उससे बच्चा हमेशा एंगेज रहेगा, और जब आप बच्चे को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगेज उसको करते रह रहे हैं, तो ज़रूर जो ब्रेन है वो ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। उसका फंक्शनिंग, जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा और ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई रिजल्ट ना मिले। रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और जब आप समझ जाओगे 1 साल के बाद जब उसने पेंसिल पकड़ना शुरू किया तब मैं समझ गई कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लेकिन एंड में चीज़ें हो रही हैं। तो धीरे धीरे जब उसको प्लस माइनस वाली चीज़ें मैंने मैथ्स में स्टार्ट किया तो उसके पापा यही बोलते थे कि लग जाएंगे इसको 4-5 साल, ये कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि उनको उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था हम लोगों को कि कैसे सिखाएं इसको। लेकिन मेरे दिमाग में वो फर्स्ट चीज़ थी कि पेंसिल पकड़ने में 1 साल लगा दिया तो ये तो फिर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें 2 साल लगा दे, 3 साल लगा दे। तो वो चीज़ें मैंने रेगुलर रखी, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। सिमिलरली हिंदी रीडिंग में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो उसमें भी मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसमें, लेकिन एंड में चीज़ें वो हुई। अब लेकिन मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ नहीं थी कि उसको 1 साल में ये चीज़ आ जाए, 2 साल में ये चीज़ आ जाए। मेरे दिमाग में बस ये रहता था कि मुझे डेली ये चीज़ें करानी हैं, बस। अपने आप जब होंगी तब जब वो समझेगा तो अपने आप वो समझ आएगा। तो ये कुछ इस तरह की मेंटालिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में।